गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वांटम संख्या पूर्ण रूप से पढ़ चुकी। अगर जिसको नहीं समझ में आया है, अभी हम जब और कुछ टॉपिक हैं और कुछ नियम हैं, उन सारे नियमों को पढ़ लेंगे। उसके बाद पुनः हम एक बार आपको क्वांटम संख्या बताएंगे, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल या इसी को आप क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्बिटल या कक्षक। जैसे आप जानते हैं जो परमाणु होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं, परमाणु गोलाकार होते हैं। परमाणु के मध्य में भी गोलाकार भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि नाभिक में क्या रहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के बाहर कुछ विशेष भाग होता है, उन्हीं विशेष भागों में ही क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर कुछ विशेष भाग होते हैं जहां पे क्या पाए जाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमेशा नहीं जानते कि इसे परमाणु होता है, परमाणु के भी यहाँ पे नाभिक हुआ और नाभिक के बाहर प्रत्येक जगह पे ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नाभिक के बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। नाभिक के बाहर जो विशेष भाग होता है, उन्हीं भागों में ही क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भाग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा, फिर कुछ दूरी पर जो होता है क्या, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं अभ्र के रूप में या बादल के रूप में कुछ संरचनाएं होती हैं, उन्हीं वहीं पे क्या पाए जाते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं, ठीक है। तो एक बार सुनिएगा, उसके बाद पुनः हम नोट करा देते हैं आपको ऑर्बिटल या कक्षक किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, ये पहले सुनिएगा, उसके बाद स्वयं लिखेंगे आप सभी लोग, ठीक। परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक नाभिक के बाहर का, नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र, वह त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है या सर्वाधिक होती है, वही क्या कहलाता है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। तो आप परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक जान चुके हैं, ठीक है। नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। नाभिक के बाहर का, नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। तो परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक आप लोग जाने। चलिए आगे हम देख लेते हैं परमाणु ऑर्बिटलों के प्रकार। हम लोग जानते हैं कि परमाणु ऑर्बिटल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। परमाणु ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उन चारों प्रकार की ऑर्बिटलों का हम नाम एक बार सुनते हैं। एक ऑर्बिटल इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल का आकार हम जानते हैं, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा ऑर्बिटल आपका कौन सा है, दूसरा ऑर्बिटल आपका है पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का आकार डंबलाकार होता है। कैसा होता है, डंबलाकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डंबलाकार या डमरू के आकार का होता है। ये आपका हो गया पी ऑर्बिटल।
ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है, डमरू के आकार का होता है। यहीं पर हम अगला देख लेते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डबल डंबल के आकार का होता है, डबल डंबलाकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डबल डंबल के आकार का होता है। ठीक, जैसे आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है, डबल डंबल के आकार का होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें एफ ऑर्बिटल, चौथा प्रकार का ऑर्बिटल है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? एफ ऑर्बिटल का आकार जो होता है इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत जटिल होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। उपकोषों के आधार पर हम कहते हैं कि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। उपकोषों के आधार पर ऑर्बिटल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये चारों ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। हम संरचना की भी बात कर लेते थोड़ा बहुत। एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल डंबल के आकार का होता है और डी ऑर्बिटल डबल डंबल के आकार का होता है। और ये ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल के प्रकार के बारे में जाने, उनकी हम संरचना थोड़ा बहुत जाने। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रत्येक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। प्रत्येक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक, जैसे आप उपकोष जानते हैं, उपकोष 4 हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यस उपकोष में, यस उपकोष में केवल एक ऑर्बिटल होता है। यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है। मोटी मोटी बातें लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे जरूरत भी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम देखेंगे, अभी हम हुंड का नियम पढ़ेंगे, पाउली का नियम पढ़ेंगे, वहां पे इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं आज। ठीक है, तो यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में मात्र और मात्र एक ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल? देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जैसे इनके ऑर्बिटलों का आकार इस तरह से होता है, लेकिन हम यहाँ पे जैसे आयत के रूप में दिखाते हैं। अगर ऐसा भी दिखाएंगे तो ये ऑर्बिटल ही, ठीक है, आयत के रूप में दिखा देते हैं। ये आपको ऑर्बिटल बताया जा रहा है कि पी में 3 ऑर्बिटल है। ऐसा नहीं कि आप डंबल के आकार का ही दिखाओ। ठीक है, ऐसे भी हम प्रदर्शित कर देते हैं। पी उपकोष का ऑर्बिटल कैसा होता है? ऐसा आपका पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी की बात कर ले, डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी उपकोष में होते हैं आपके कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। ठीक है, 1 2 3 4 5 डी में हो गए। फिर एफ में भी कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ में आपके ऑर्बिटल होते हैं 7। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इनको आप लोग जाने, 1 2 3 4 5 6 और 7। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप ये भी क्लियर कर ले, कहीं पे इसको लिख लिए, नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। प्रत्येक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो याद रखिएगा, यस उपकोष में मात्र एक ऑर्बिटल होता है। यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस उपकोष में मात्र और मात्र केवल एक ऑर्बिटल होता है। और पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यदि याद कर लेते हैं, हम इसको देख लिए तो हम आपको बता भी देते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? प्रत्येक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के, विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है यस में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल है ना, तो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन का मुख अगर इधर तीर का मुख ऊपर की दिखाओगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के तीर का मुख नीचे की तरफ दिखाओगे। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भेजा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
तो प्रत्येक ऑर्बिटल में आप जानिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप जान चुके यस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है अर्थात इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से भरा जा सकता ना। जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 4 2 6, पी में 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन? डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात आई गई तो यहाँ पे भरने का नियम बता देते कैसे आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ऑर्बिटलों में। देखिएगा जब हम ऑर्बिटल भरते हैं तो पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को भरते समय पहले सभी ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर लेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन हम पहला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे भरते हो उसका तीर का मुख ऊपर है तो और भी इलेक्ट्रॉनों के तीर का मुख कैसे होगा? ऊपर की तरफ ही होगा। मतलब समदिश होना चाहिए, समान होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहीं पे नहीं भरोगे। अगर ऐसा करते तो आपका गलत माना जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप दूसरे वाले में भरोगे। ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भरोगे, हो जाएगा ना। चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं भरोगे। चौथा इलेक्ट्रॉन आप पहले से भरना शुरू करोगे। चौथा इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया और छठवां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करोगे ऑर्बिटलों में। इसी तरह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे 1 2 3 4 5। जैसे इलेक्ट्रॉन भरना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन भर देना। फिर आप क्या करोगे? 6वां इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिटल में भर डालोगे। लेकिन कैसे? इसकी विपरीत दिशा में। अगर इधर तीर का मुख ऊपर था तो उसके तीर का मुख कैसे करोगे? नीचे की तरफ कर दोगे। इस तरह से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 6, यहाँ पे कितना हो गया? 10। इस तरह से इसको भी भर सकते हो। 14 इलेक्ट्रॉन से भरा जा सकता है। तो इस तरह से आप परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर सकते हो। परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो आप कम से कम जाने कोष हुआ, उपकोष हुआ, उपकोष में क्या हुए? ऑर्बिटल हुए, और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आपको कुछ व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे नोट कराते हैं। आप देखिएगा, ठीक, जैसे मैं आपको कभी बताए थे, किसी वीडियो में आपको हमने बताया था कि किसी कोष में उपकोषों की जो संख्या होती है वो कोष के बराबर होती है। उपकोषों की संख्या कोषों के क्या होती है? बराबर होती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। कोष आपका हो गया, ये आपका कोष है, ठीक, कोष हो गया। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे पहला कोष है, कौन सा कोष है? पहला कोष। यन, जहां यन कोषों की संख्या होती है ना, जहां यन क्या है? यन कोष ही है, कोष हो गया। कोष के बाद आपको क्या आता है? उपकोष आता है। कोष के बाद क्या आता है? उपकोष आता है, ठीक। पहला कोष है, पहले कोष में कितना उपकोष होता है? पहले कोष में मात्र और मात्र केवल एक उपकोष होता है। उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, किसी कोष में उपकोषों की संख्या क्या होती है? उस कोष के बराबर होती है। तो पहले कोष में कितना उपकोष है? केवल एक उपकोष है। दूसरे कोष में कितने उपकोष होंगे? दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे। तीसरे कोष में 3 उपकोष होंगे। और चौथे कोष में कितना उपकोष होगा? चौथे कोष में 4 उपकोष होगा। हो गया ना। तो आप जान लो पहले कोष में, मतलब किसी कोष में उपकोषों की संख्या क्या होती है आप लोग जाने, ठीक। उपकोषों की संख्या हम दिखाते हैं। उपकोषों का प्रतीक कौन कौन से उपकोष होते हैं? उपकोषों का प्रतीक मतलब पहले कोष में एक उपकोष होता है। उपकोष कौन सा है? तो पहले कोष में एक उपकोष होता है जिसे हम 1s से प्रेरित करते हैं। जिसे आप किससे प्रेरित करते हो? 1s से। पहले कोष में कितने उपकोष? केवल एक उपकोष होता है। उपकोष कौन सा है? 1s। कंफर्म। दूसरे कोष में कितने उपकोष? दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं। उपकोष कौन सा होता है? 2s और 2p। आपको एक कंफर्म होना चाहिए। पहले कोष में मात्र एक उपकोष होता है जिसे हम 1s से प्रेरित करते हैं।
दूसरे कोष में 2 कोष होते हैं जिसे आप 2s और 2p से प्रदर्शित करते हो, कंफर्म है। तीसरे कोष में 3 कोष होते हैं, कौन कौन? 3s, 3p और 3d। आप देखिए ना, यस लिखा गया नहीं, आप 5 पढ़ो 15 हो जाएगा, 25 पढ़ो या 35 पढ़ो, ऐसा नहीं, यस है, ठीक है। 1s, 2s, 3s, ये हो गया। तीसरे कोष में 3 कोष होते हैं, कौन कौन? 3s, 3p, 3d, 3d। चौथे कोष में 4 कोष होते हैं, कौन कौन? 4s, 4p, 4d और 4f। यहां तक कंफर्म हुआ आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताए थे ना कि प्रत्येक कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये भी आप जान चुके। आप बता सकते हो, यहाँ पे यस लिखा गया ना, तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस में मात्र और मात्र 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितना? डी में 5 ऑर्बिटल होता है। और एफ में कितना ऑर्बिटल होता है? एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। ये जान चुके। यहां से आप बता सकते हो सभी के ऑर्बिटल को गिन करके। अगर देखो यहाँ पे मात्र केवल एक उपकोष है ना, जिसे मोने सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर कुल कितना ऑर्बिटल हो जाएगा? मात्र और मात्र केवल 1 ऑर्बिटल होगा, ये तो होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 1 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, कितना ऑर्बिटल हो गया? 4 ऑर्बिटल हो गया, हो गया ना। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल हो जाएगा? यहाँ पे कितना? 1 3 4 5 9, कितना? 9 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे 1 3 4 5 9 और 7 9 7 16 ऑर्बिटल हो गए, 16 ऑर्बिटल हो गए ना। तो इस तरह से ऑर्बिटलों की संख्या भी यहाँ से बता सकते हैं आपको कि प्रत्येक कोष में कुल कितने ऑर्बिटल हैं। बता सकते ना कि किसी कोष में कुल कितने ऑर्बिटल हैं। आप बता सकते हो कि पहले कोष में मात्र और मात्र केवल 1 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। यहाँ पे दिखाना चाहिए, दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं आप। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? यस में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, यस में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस में 2, यहाँ पे यस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ पे पहले कोष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप वो भी नियम पढ़ चुके हैं, कौन सा नियम? बोरबरी का नियम पढ़ चुके हैं, वो भी आपका यहाँ से कंफर्म हो रहा हो। अगर आगे हम लोग आप पढ़ाएंगे क्या आप बाव नियमानुसार लगता है विन्यास, तो भी आपको यहाँ इन सबकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप पहले से भी जान चुके हैं बोरबरी नियमानुसार, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध भी हो रहा है, ठीक है, कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्रम से कोषों में। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, कोष हम जानते हैं, उपकोष जानते हैं, उपकोषों को हम कैसे प्रेरित करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, ठीक। पहले कोष में मात्र एक उपकोष होता है, जिसे हम किससे प्रेरित करते हैं? 1s से प्रेरित करते हैं। किससे प्रेरित करते हैं? 1s से। दूसरे कोष में 2 कोष होते हैं, कौन कौन? 2s और 2p होते हैं, 2 कोष है ना। तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, कौन कौन? 3s, 3p और 3d। चौथे कोष की बात कर लेते हैं। चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं, 4s, 4d, 4f, 4s, 4p, 4d और 4f। आपको भी हम बता दिए प्रत्येक उपकोष में या प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देख रहे हैं ना, यस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यस में केवल एक उपकोष है, यस है, यस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है ना, ठीक। यहाँ पे 2s 2p है, क्या मिल सकते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो 2 इसमें हो गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरे कोष में
दो कोस है 2s 2p और ऐसे यहाँ जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। अभी आपको ऑर्बिटल भी बताया, s में कितना ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल और d और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप लोग देख चुके, हो जाएगा ना। तो भी आप लोग देख चुके अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भेजा सकता है किस कोष में किस उपकोष में, हो जाएगा। चलिए ठीक, तो अगर आप ये जान चुके तो आगे हम नियम पढ़ाते हैं आपको। कोई कौन सा नियम बता दें? पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा नियम पढ़ा दें आपको हम? पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। एक नियम हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कल देखा जाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम में क्या बताया गया? इस नियम में यही बताया गया किसी परमाणु में किसी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ले लीजिएगा। इस नियम के अनुसार ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। यही क्या है? यही पाउली का अपवर्जन नियम है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। ये था पाउली का अपवर्जन नियम। जैसे मैंने बताया क्या, देख लेते हैं हम। इनके कहानी का मतलब यही है कि जैसे अगर हम देखें क्या है, लिखते हैं 1s2। क्या लिखे? जैसे आप जानते हैं हीलियम है, हीलियम है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास बाउंड के अनुसार हम क्या होगा? 1s2। ये तो हुआ 1s2। आप देख रहे हैं यहां पे कौन सा उपकोष है? यस उपकोष है। यस उपकोष देख रहे ना। आपको भी पता है यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस में मात्र एक ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है ना। यही ऑर्बिटल आपका यस ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। हम इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे ऑर्बिटल में बताए आपको। एक इलेक्ट्रॉन का तीर का मुख ऊपर होगा, दूसरे का क्या होगा? नीचे की तरफ। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्थिति किस तरह की होगी? विपरीत होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन के तीर का मुख ऊपर होगा तो दूसरे का क्या होगा? नीचे होगा। दिखा दिया गया। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भेजा सकते हैं? एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भेजा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके लिए मैं आपको चारों क्वांटम संख्या का मान बताते हैं। आप पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के लिए चारों क्वांटम संख्या दिखा सकते हैं क्या? चारों क्वांटम संख्या। जैसे आपको क्या बताया गया? पहला मुख्य क्वांटम संख्या। इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होगा? n का मान होगा आपका m बराबर, जो यहाँ पे लिखा होता है वही तो होता है। किसी उपकोष की पहले जो संख्या लिखी होती है वही तो आपका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, वही उपकोष के बारे में बताता है। तो ये हो गया n बराबर 1। n बराबर क्या हो गया? 1। दूसरा आपको बताया गया था दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या से आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है? उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो यहाँ से यस
यस के लिए यल का मान क्या होता है आपको बताए थे, किसी यस के लिए यल का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये तो आप जानते हैं। यस पीडीएफ आपको बताए थे 0 1 2 3, ठीक। तो कहीं पर भी यस लिखा गया उसके लिए यल का मान अगर निकालना तो तुरंत आप क्या बताओगे, 0 ही बताओगे, ठीक। अगर यल का मान 0 तो यम का मान आप जानते हैं, यम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसका चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर यल का मान 0 तो यम का मान 0 होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यम का मान जो यल का मान यम के मान पर निर्भर करता है और यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है, ये जानते ना। फिर चक्रों क्वांटम संख्या यस आप जानते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया इसका मान, 2 ही मान पड़े थे आप, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर एक के लिए प्लस हाफ लिखते हो दूसरे के लिए क्या लिखोगे आप, माइनस हाफ लिखोगे। प्लस हाफ लिख देते हैं, ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तो हम 1s2 के सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान याद कर ले, चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, यही तो है, यह बराबर मान एक केवल नहीं, क्योंकि इसके पहले तो लिखा गया है इलेक्ट्रॉन इसीलिए तो है, तो यह बराबर 1, अगर यह बराबर 1 है तो यह बराबर क्या होगा, l बराबर 0 होगा, क्या होगा, l बराबर 0, अगर l बराबर 0 तो m बराबर क्या है, m बराबर भी 0 होगा। अगर m बराबर 0 है तो यहाँ पे s का मान निकालना है, इसके लिए अगर हम प्लस आप लिखे तो दूसरे के लिए आप क्या लिखोगे, माइनस आप लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस आप। तो ये क्या है, दोनों एक ही परमाणु के दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान है कि नहीं, ये है। आपको ये बताया किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, यही क्या पाउली का पोर्जन नियम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यन यल और यम के मान में समानता है, यन यल और यम के मान में समानता है, लेकिन यस के मान में क्या है, भिन्नता है, एक के साथ प्लस हाफ है दूसरे के साथ क्या है, माइनस हाफ है, अर्थात मतलब चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं है, अर्थात ये क्या है, पाउली का पोर्जन नियम है। किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं मतलब तीनों क्वांटम संख्या मतलब यन यल और यम के मान में अगर समानता होगी तो उसकी यस के मान में क्या होगी, अवश्य ही भिन्नता होगी, ठीक है। यही क्या है, यही पाउली का पोर्जन नियम है, ठीक। तो आप लोग जाने पाउली का पोर्जन नियम जाने, कुछ आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं ले, कोई भी परमाणु लीजिए और उस परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालोगे तो उनके यन यल और यम के मान में अगर समानता है तो उनके यस के मान में क्या होगी, अवश्य ही भिन्नता होगी, चलिए ठीक। तो ये हो गया पाउली का पोर्जन नियम। अभी पाउली का पोर्जन पूरा नहीं हुआ, कल हम आपको पाउली के पोर्जन नियम के उपयोग पढ़ाएंगे, अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, बताएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हम अनुप्रयोग में बताते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते भी रहिए, तो हम चाहते हैं कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब जितना भी बताया जाए थोड़ा बहुत उसको आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हो तुरंत का तो बहुत अच्छा बिना देखे ही आप लोग बहुत अच्छे भविष्य वक्ता भी हो, ठीक है। चलिए ठीक। तो पाउली का पोर्जन नियम लोग समझे होंगे लगभग, अगर नहीं समझ में आओगे तो बताइएगा, फिर कभी बताया जाएगा, ठीक। धन्यवाद।